आज एक कोशिश की गई कि आप सबके साथ आपके करियर के बारे में डिस्कशन किया जाए एट लेंथ ओपन स्टेज पर। तो उस कड़ी में एक इंस्टीट्यूशन ने अप्रोच किया। वो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड पर अप्रोच करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो उनके बताने से पहले ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं काउंसलिंग सेशन आपको करेंगे, तो उनका जो एक स्पेसिफिक एरियाज हैं वो आपको स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बट एज फार एज माई पोजिशन इज कंसर्न, आई फील कि इन पॉसिबिलिटीज़ को बताने से पहले हमें कुछ जनरल पॉइंट अपने माइंड में रखने चाहिए और उन पॉइंट्स के इस आधार पर ही आप अपनी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे और अडेप्ट कर पाएंगे अपने करियर का चूजिंग। तो आज मैं आपसे केवल जनरल बात करूँगा और लिमिटेड टाइम में बात करूँगा। नंबर 1, इस ऑडिटोरियम में 2 क्लासेस के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में हैं, दे हैव ऑलरेडी chosen these streams and they are just trying to now pass out class 12th in coming 23 examination. And there are certain students who have recently taken admission in class 11. तो मैं दोनों में फर्क करना चाहूँगा। नंबर 1, जो बच्चे क्लास 12th में स्ट्रीम डिसाइड कर चुके हैं उनके लिए मेरे अलग पॉइंट होंगे, और जो लोग स्ट्रीम डिसाइड अभी लेटेस्ट किए हैं एंड किसी कंफ्यूजन में है कि उन्होंने स्ट्रीम ठीक तरह से डिसाइड किया या नहीं किया, तो उन दोनों तरह के लोगों को मुझे आज एड्रेस करना है। तो पहले मैं बात करूँगा क्लास 12th की। आपने देखा कि हमने किसी भी इंट्रोडक्शन के बिना ये बातें क्यों की है, हम काम की बात सबसे पहले करना चाहते हैं। तो क्लास 12th के बच्चे जो स्ट्रीम डिसाइड करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। वो मुझे लगता है कि अगर बच्चे चाहें तो उन पॉइंट्स को नोट कर लें या मेमोरी में रखें। आप 12th के स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रीम डिसाइड कर चुके थे। अकॉर्डिंगली आपने आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम चूज की। लेकिन ये जरूर नहीं है कि जैसे आपको मालूम है कि 90% बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमें IIT की तैयारी अभी इसी साल करनी है, या वो IIT नहीं भी करना चाहते हो क्योंकि वो रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि वो फ्यूचर में BSc करना चाहें या आगे ग्रेजुएशन किसी और तरीके और सब्जेक्ट में करना चाहें। इसी तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जरूर नहीं है कि वो आगे जाकर CA या CS या MBA की तैयारी करें। उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी और उसके बाद वो आगे का फ्यूचर सोच रहे हैं। इस तरह से आर्ट्स स्ट्रीम के लोग हैं। तो मैं उनमें से सबसे पहला पॉइंट आपको देना चाहूँगा कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे संसार में एक कंट्री है जर्मनी। वो जर्मन्स अगर किसी काम को करते हैं, अगर वो काम 10 दिन का होता है तो वो 5 से 6 से 7 दिन पहले प्लानिंग लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद लास्ट 10th डे में मैंने जैसे कहा वो उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके आउटपुट के हिसाब से फिर इम्प्रूव करते हैं। हम सब में कमी क्या है कि हम लोग कोई चीज़ हमें, जैसे कि मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ सराउंडिंग एंटिटीज़, तो जब हमें सराउंडिंग एंटिटी से कुछ इफेक्ट मिलता है और हम एक अपना डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसको काम को शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ। तो आज मैं 12th के बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप आने वाले 6 महीने के अंदर 12th पास करने जा रहे हैं और आपको अभी ये कंप्लीट तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आगे जाके 12th के बाद क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोगों की यही पोजीशन होगी। तो मेरी आज आपसे सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप प्लानिंग करिए। तो प्लानिंग में सबसे बड़ा पॉइंट बनता है नंबर 1 आपकी हॉबी। आप सब लोग देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स, आइदर यू आर बिलोंगिंग टू द साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो आप अपनी हॉबी देखिए, नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए हॉबी देखने के बाद। आप उसके बाद हॉबी के साथ पॉसिबिलिटी देखिए, जो आपने स्ट्रीम चुन रखी है, आपकी उस हॉबी उस स्ट्रीम में फिट होती है या नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट होगा। नंबर 3 पॉइंट है कि क्या स्ट्रीम चुनने के बाद मैं कहीं और अदर फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ये तीसरा पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। हमारे टाइम में हमारे पास सोर्सेस बहुत कम थे इंफॉर्मेशन गैदर करने के। यू हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो आज आप सबका काम, मैंने पहला पॉइंट बताया, आप अपनी हॉबी देखिए, फिर उस हॉबी को अपनी पॉसिबिलिटी देखिए, अपनी स्ट्रीम में उस हॉबी को कैसे मैं हॉबी को अपने प्रोफेशन में या अपने वर्क प्लेस में या अपने वर्क में डिसाइड कर सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन अपने आप करिए कि क्या मैं साइंस का स्टूडेंट होने के बाद भी क्या मैं सीए बन सकता हूँ। ये आप क्वेश्चन आप खुद करिए, क्योंकि जब आप हॉबी की तरफ जाएंगे तो उसमें हॉबी आपके ऊपर हावी होगी, आपके इंटरेस्ट डेवलप होंगे। आपके हॉबी और इंटरेस्ट को हेल्प करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप गूगल पे जाइए, आपको पॉसिबिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड, करियर पॉसिबिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड मिल जाएगा। आप आज मेरे से सब प्रॉमिस करिए 12th के बच्चे कि थोड़े दिन बाद आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हमने ये पॉसिबिलिटी सर्च की और इन पॉसिबिलिटीज पर हम काम कर रहे हैं और अपनी कनेक्टेड विद माय हॉबी। अब इन सब बातों के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है फैमिली पोजीशन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ है, लेकिन समहाउ फैमिली आपकी कोऑपरेटिव ना हो या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ योर करियर। मैं अक्सर ये समझाता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस क्लास को बिलोंग करता है तो उसको 2 पॉसिबिलिटी देखने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ये हम लोगों के परसेप्शन गलत है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ जाते हैं तो करियर भी हमें उसी सब्जेक्ट में चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अगर बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं तो बिजनेस क्लास भी 2 तरह के बिजनेस क्लास हैं। एक ऐसा बिजनेस क्लास जिसके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज और हॉबीज अपने फादर के बिजनेस इनहेरिटेंस में बिजनेस आ रहा है जो उसके साथ कंबाइन करके सोचने की तैयारी करिए हॉबी को, कि क्या अपने पेरेंट्स के पेरेंटल बिजनेस को मैं अपनी नॉलेज के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ और उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ या नहीं। ये आपके क्वेश्चंस, आपके पास आंसर दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं दे सकता है, ये आंसर आपको खुद मिलने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको जर्मन्स की थ्योरी बताई कि आप प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम लगाइए। ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चे प्लानिंग नहीं करते हैं, तो मैंने प्लानिंग के पॉइंट दिए, आप नोट करना चाहे तो नोट करें। तो बिजनेस पॉसिबिलिटीज में एक तमाम क्वेश्चन जनरल मेरे पास आते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हॉबी का कि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो सेकंड स्टेज उस बच्चे की ये होनी चाहिए कि वो ये सोचे कि क्या मैं अपने पेरेंटल बिजनेस को साइड में रखते हुए बेस बना के उससे मिलता जुलता कोई बिजनेस में हॉबी डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आपने साइंस स्ट्रीम पढ़ी है तो IIT करें। वो एक आपकी नॉलेज के लिए एक इंटरमीडिएट तक की पोजीशन भी आप ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उस बिजनेस में जिसमें आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ट्रेडिशनल मैनर में बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास पॉसिबिलिटीज, टेक्निक्स और आपके सराउंडिंग्स बहुत सारे हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्या मैं अपने पेरेंट को अपने उनके करंट बिजनेस में, क्योंकि फाइनेंस की जरूरत नहीं है, एकदम पैसे की जरूरत नहीं है, अर्निंग की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं इस बिजनेस को
नए एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ। और मेरे फादर जो ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को आज की टेक्निक्स से ऐड करके मैं क्या एक्सपेंड करके उनकी मदद कर सकता हूँ, तो वो शायद धीरे धीरे आपकी हॉबी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस बिजनेस में रम जाएंगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा। दूसरे तरह के बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके बिजनेस छोटे हैं, लिमिटेड टू देयर अर्निंग्स हैं, तो उसमें बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि मेरे फादर तो बहुत मुश्किल से बिजनेस मैनेज कर पा रहे हैं, तो मेरे को तो नौकरी करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। जरूरी नहीं है कि आपके फादर उस छोटे से बिजनेस को, उनकी अपनी मेंटल कैपेसिटी कैसे भी हो सकती है और उनकी सर्कमस्टांसेस उनके साथ कैसे भी रहे हों, तो वो एक्सप्लोर ना कर पाए अपने बिजनेस को, या उनका बिजनेस छोटे लेवल का हो, तो लेवल को भी, बिजनेस का कोई लेवल छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप सबसे पहले जितने बिजनेस क्लास लोग को बिलोंग स्टूडेंट करते हैं, तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि वेदर यू बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, यू मस्ट वॉच, फोकस ओवर योर पेरेंटल बिजनेस एंड फाइंड द पॉसिबिलिटीज इन मोर एक्सटेंडेड मैनर बिजनेस। तो आपके एक फादर का परचूनी की दुकान भी हो सकती है, तो आप ये ना सोचें कि मेरे फादर की परचूनी की दुकान है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप परचूनी में भी बहुत कुछ टेक्निकली कर सकते हैं। एक जनरल मर्चेंट, और आपने देखा जो बिग बाजार आया, आपने देखा कि मॉल खुले, वो केवल क्या कमोडिटी खाने पीने की चीज़ें बेचते थे, तो वो एक मीन्स एडवांस मैनर में वो परचूनी की दुकानें तो चला रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आपको देखनी चाहिए। तो पहला मेरा आपको एडवाइस ये है कि यू एक्सप्लोर योर पॉसिबिलिटीज with the combination of your advice or for your hobby। उसके बाद जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके पेरेंट्स लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स नौकरी पेशा होने के बाद एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में होते हैं। उनको आपका अर्निंग हैंड जल्दी नहीं चाहिए। ये आप पॉसिबिलिटी अपने फैमिली से डिस्कस करके देखिए। अगर आपके पेरेंट इस बात पर राजी हैं कि उनको अर्निंग हैंड बहुत जल्दी नहीं चाहिए सेकंड, तो आपको भी पहले बिजनेस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। यानी कि आप अगर इस देश में देखें, मान लीजिए जो इस देश की इस कंट्री की पॉपुलेशन की बात की जाती है और बार बार अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन को देखकर क्या आपको लगता है कि आप सब लोग एकोमोडेट हो सकते हैं सर्विसेज में, या आप इस तरह का काम करेंगे आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंट्रीब्यूशन करें? ये अगर आपकी सोच होगी और पॉसिबिलिटी होगी, और यदि आप ये हॉबी और डिटरमिनेशन फिक्स करें, तो ये आप कर सकते हैं। ये मैं आपको सर्विस क्लास लोगों के बारे में बता सकता हूँ। एक सर्विस क्लास पेरेंट ऐसा हो सकता है कि बहुत मुश्किल से फैमिली को चला पा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये लगे कि मेरे पेरेंट्स को मेरी अर्निंग मेंबर बनने का बहुत जल्दी ज़रूरत है, तो इनिशियल स्टेज पर आप ये काम कर सकते हैं कि नौकरी के लिए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करें। लेकिन आपका फ्यूचर प्लान ये होना चाहिए, क्यों ना कभी ना, यानी कि आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले होनी चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, कि किस पोजीशन में मैं आ जाऊँ, कि मैं इस तरह की पोजीशन में आऊँ कि मैं एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकूँ। तो इनडायरेक्टली मैं कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करूँगा यदि मैंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करा। आई एम नॉट सेइंग प्राउडली अबाउट मी, आपको पता है नहीं पता है, बेसिकली आई बिलोंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा फोकस ये बना हुआ था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसमें मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। और आज मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ, तो मेरा शायद लगता है कि मेरा जीवन सफल होने की तरफ है। आपको ऐसा लगता है? फिर क्यों चुपचाप बैठे? मैंने अपने प्राउड की ये बात नहीं कही है, ये मैंने अपने डिटर्मिनेशन की बात कही है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो 100% कर सकते हैं, बशर्ते आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटिव हो, ऑनेस्टी हो आपके साथ, और आपकी कलेवर हो
लोगों के ताने सहने की। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने 12th के लोगों को ये टिप्स दिए हैं कि आप जल्दी मत करिए, आपके पास 6 महीने और हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को सोचिए, और सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा था कि आप सब लोग कलेक्ट करें पॉसिबिलिटीज एंड करियर इन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे और उनको स्टोर करिए, उनको रीड करिए, उनकी वर्किंग देखिए, तो शायद हो सकता है आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाए, और आपकी एजुकेशन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एक तरफ चली जाए। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या डिफरेंट फील्ड में इंजीनियरिंग की, लेकिन वो आज IAS ऑफिसर हैं। अब आप देखिए एक पॉसिबिलिटी और आ रही है, आजकल के ज़माने में कई IAS ऑफिसर्स सर्विस ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। इतने एक्सट्रीम स्टेज पर सक्सेस पाने के बाद, एक डिफिकल्ट कंपटीशन फेस करने के बाद, IAS बनने के बाद भी कई IAS ऐसे वो आपके लिए एग्जाम्पल होने चाहिए कि इसका मतलब है कि वो आपको इंडिकेशन देना चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में नौकरी है वो आपके दिमाग से नौकरी शब्द हटना चाहिए। तो आप इनडायरेक्टली कंट्री की GDP में कंट्रीब्यूट करेंगे यदि आपने छोटा सा भी बिजनेस कोई किया और उस पर कम से कम 5 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ना केवल एम्प्लॉयमेंट दिया, आपने एक नई पॉसिबिलिटी कस्टमराइज की, आपने कस्टमर्स क्रिएट किए, दैट इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन टू GDP ऑफ कंट्री। आई थिंक यू मस्ट बी टारगेटिंग दिस पॉइंट GDP कंट्रीब्यूशन बाय यू। हम कई बार टेक्निकल वर्ड सुनते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस टेक्निकल वर्ड में, टेक्निकल पॉइंट्स में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपका स्कूल इस GDP इंक्रीज करने में इन्वॉल्व है या नहीं है, बताइए। है? आज इस स्कूल में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और कितने लोग एजुकेशन पा रहे हैं, और कितने लोग आने जाने वाले दिनों में कितने लोग कंट्री को कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके पीछे फाउंडेशन कौन है? सहदेवा मिलेनियम। को भी बुलाया इसलिए कि आपका काम केवल एडमिनिस्ट्रेशन करना और एजुकेशन नहीं देना है, आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चों को काउंसिल कैसे किया जा सकता है। इसलिए मैंने इन सबको भी बुलाया कि आप एज ऑडियंस बैठें और मेरी बात सुनें। तो मुझे लगता है कि मैंने 12th के बच्चों को एक राइट डायरेक्शन देने की कोशिश की है। उसके बाद भी इन बच्चों को कोई डिफिकल्टी है या कोई काउंटर क्वेश्चंस हैं, तो वो पॉसिबिलिटी अपने कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन आई फील कि you all 12th student don't waste your valuable time of 6 months in addition to your regular studies। आप अपने आगे की सोचिए। ये नहीं कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं अभी तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अभी मैं एग्ज़ाम देने के बाद सोचूंगा। आई थिंक यू आर लूजिंग दीज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि 12th के बाद आपके ऊपर एक स्ट्रेस लेवल आएगा जल्दी से जल्दी डिसाइड करना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जल्दबाजी में ग्रेजुएशन की तरफ चले जाते हैं या वो चूज गलत कर लेते हैं करियर। तो आज से ये शुरू कर दें आप काम, साइड बाय साइड कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करना पड़ेगा। यू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, यू डिस्कस विद योर सोसाइटी, यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हम लोग गैजेट्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो गैजेट से जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उन इंफॉर्मेशन को एज इट इज मत लीजिए। उन इंफॉर्मेशन आपको गैदर करने के लिए दी गई थी, उसको वर्कआउट करने के लिए उस फील्ड के जितने लोग हैं उनसे बात करिए और अपनी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करिए। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको सबको एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। बी एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को एक रास्ता दिखाऊँ अलॉन्ग विद एजुकेशन। नाउ आई एम कमिंग टू द क्लास लेवल। क्लास 11 मैंने अभी रिसेंटली ये देखा, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया अपने स्कूल के और बाहर के स्कूल्स के बच्चों ने, लेकिन मुझे कोई
क्लियर कट माइंडसेट नजर नहीं आया एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग दिस स्ट्रीम। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है और ये मैं इसको ऑब्जेक्ट मेरा बन गया है और मैंने टारगेट ले लिया है कि अब थोड़े दिनों बाद मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को बताऊंगा और उनसे बात करूंगा कि आप 11th का स्ट्रीम डिसाइड करते समय ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग 12th के लोग तो कर चुके हो और 11th के लोगों के पास अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं। आपने जितनी भी स्ट्रीम चुनी है, मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों ने अंडर प्रेशर चुनी है, कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए चुनी है कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि आपको ये करना है तो उन्होंने करा है। कुछ बच्चों ने, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन देख के मैंने उनको साइंस स्ट्रीम दी है। सोचिए ऐसा क्यों है? एक बच्चा मार्क्स कम आने के बाद भी डिटर्मिनेट होके मैंने उसको काउंटर क्वेश्चंस किए कई बार, उन्होंने कहा नहीं मैं सर ये करके दिखाऊंगा। तो आई थॉट कि ही इज डिटरमिनेट इन पर्टिकुलर फील्ड, सो आई शुड प्रोवाइड हिम द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन साइंस स्ट्रीम। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत कम है लेकिन डिटर्मिनेशन है। ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम है, डिटर्मिनेशन नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एक्टिविटी से इफेक्टेड एडमिशंस लिए गए। उन बच्चों को रिकंसिडरेशन करने की जरूरत है। और जो पॉइंट मैंने 12th के बच्चों के लिए बोले हैं, उनके पास 6 महीने हैं, आपके पास 2 साल हैं। आप इसके 2 साल से पहले आपके पास अभी 31 अगस्त तक के दिन हैं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता। आप इन सारे पॉइंट्स को सुनकर फिर से रिकंसिडर करिए ऑप्टिंग ऑफ स्ट्रीम। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने स्ट्रीम चुननी है और ये करना है, तब आप फिर फोकस हो जाइए उस पर। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चुननी है और आपने 31 अगस्त के बाद भी स्कूल से यही कहा है कि हम इसी स्ट्रीम में रहेंगे, तो अब आपका 2 काम होने चाहिए कि पहले तो आप फोकस करें जो जिस स्ट्रीम में आपने ऑप्ट किया आपने उस पर आप पूरी मेहनत करें और उसको एंजॉय करें, ना कि प्रेशर महसूस करें। और उसके बाद साथ साथ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें। जो 12th के बच्चे 6 महीने में कर पाएंगे, उनके पास टाइम कम बचा है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो 11th के लोगों को जो मैंने 12th के बच्चों को बताया है, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उनको उन्हीं पॉइंट्स पे प्लानिंग करनी चाहिए। और प्लानिंग के तहत स्ट्रीम डिसाइड करने का फर्स्ट स्टेप है उसका। फिर उसके बाद जब आप स्ट्रीम डिसाइड कर लेंगे, तो अब तो आपने टारगेट ले लिया है कि मुझे साइंस ही पढ़नी है, मुझे आर्ट्स ही पढ़नी है। फिर आप सोचना शुरू करिए कि करियर में मुझे क्या करना है, और करियर में पॉइंट वही हैं जो मैंने उन 12th के बच्चों को बताए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बेसिकली गाइड किया है और आपको 2 टाइम दिए। 11th के लोगों को एटलीस्ट 31 अगस्त की डेडलाइन और दी है। आपके पास आज भी 22 दिन 23 दिन और हैं स्ट्रीम डिसाइड करने में कि क्या आपकी वो स्ट्रीम, आपका जो सपना है या जो आप करियर चूज करना चाहते हैं, वो स्ट्रीम आपकी मदद करेगी या नहीं करेगी, ये आपको सोचना है। और आपके पास टाइम अभी 22 दिन का है। और उसके बाद फिर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करिए एज पर एडवाइस टू द क्लास 12। आई फील कि आई हैव एडवाइज यू, आई फील नाउ आई शुड हैंड ओवर यू to provide you some information which may be helpful to you. Thank you.